नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम से कंपनी के वित्तीय विवरण अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर पिछले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर आप अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी के वित्तीय विवरण हिंदी मीडियम से बहुत ही आसान होने वाला है, वीडियो में बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, वित्तीय विवरण क्या होते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वित्तीय विवरण से आशय क्या आशय है। चलिए पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं बेटा। कंपनी अकाउंटिंग यानी कि कंपनी के लेखे हमने स्टार्ट किए थे अंशों के निर्गमन से, अंशों का हरण, ऋण पत्रों का निर्गमन और फिर कंपनी के वित्तीय विवरण। तो कंपनी के वित्तीय विवरण, वैसे तो ये नया चैप्टर नहीं है, आप लोग 11th में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय विवरण पढ़ चुके हैं। लेकिन हम ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ये बेटा सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप बिजनेस अपना कंपनी के फॉर्म में करते हैं तो पहली चीज़ बेटा, वित्तीय विवरण को कुछ फंडामेंटल याद रखना। पहली चीज़, हम वित्तीय विवरण को अंतिम खाते भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स। दूसरी चीज़ बेटा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर्ड होते हैं। कौन सा? ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च को। तीसरी चीज बेटा, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 129, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय विवरण हमेशा सत्य होने चाहिए, इनमें कोई असत्य जानकारी नहीं दर्शानी चाहिए। इसके बाद चौथा नंबर का जो आपको पॉइंट याद रखना है अपने माइंड में कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी फॉर्मेट में प्रिपेयर करेगी जो फॉर्मेट कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 133 शेड्यूल 2 यानी कि अनुसूची 2 में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब वित्तीय विवरण। तो क्या होता है बेटा, एक बिजनेसमैन पूरी ईयर बिजनेस करता है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक वित्तीय वर्ष के मध्य में एक व्यापारी को इतना फुर्सत नहीं होता, एक बिजनेसमैन को इतना फुर्सत नहीं होती कि वह रोज का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सके। तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष के अंत में 31 मार्च को वो अपने व्यापार का क्या बेटा, सकल लाभ हानि और सकल लाभ हानि और शुद्ध लाभ हानि और व्यवसाय की क्या बेटा, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है बेटा? वित्तीय स्थिति। तो इसके लिए वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। उसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? वित्तीय विवरण या अंतिम खाते कहते हैं। आगे याद रखना, वित्तीय विवरण बेटा हर एक कंपनी के लिए बनाना अनिवार्य है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत और भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार भी वित्तीय विवरण सबको बनाना क्या है बेटा? कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो पहले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। व्यवसाय का सकल लाभ हानि, शुद्ध लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में जो विवरण बनाए जाते हैं वह वित्तीय विवरण कहलाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार वित्तीय विवरण सदैव सत्य एवं स्पष्ट होने चाहिए तथा वित्तीय विवरण उसी प्रारूप में बनाना चाहिए जो कि कंपनी अधिनियम की धारा 131 अनुसूची भाग 2 में दिया गया है। तो ये बेटा आपका क्या हो गया? वित्तीय विवरण का अर्थ हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा आता है वित्तीय विवरण की विशेषताएं। क्या करते हैं बात? वित्तीय विवरण की विशेषता। एक चीज और याद रखना है बेटा, विशेषता पढ़ने से पहले वित्तीय विवरण की बात हो रही है, मतलब 3 अकाउंट की बात हो रही है। ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और क्या? आर्थिक चिट्ठा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब वित्तीय विवरण को 2 भागों में बांटा गया है, एक लाभ हानि का विवरण और एक बेटा स्थिति विवरण। लाभ हानि के विवरण में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता आता है और स्थिति विवरण में बेटा आर्थिक चिट्ठा आता है। ठीक है। इसके बाद याद रखना, व्यापार खाता हम सकल लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बनाते हैं, लाभ हानि खाता शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बनाते हैं, आर्थिक चिट्ठा वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए बनाते हैं। क्या ज्ञात करने के लिए? वित्तीय स्थिति। व्यापार खाता बेटा वास्तविक प्रकृति का खाता होता है, लाभ हानि खाता नाममात्र की प्रकृति का खाता होता है और चिट्ठा आपका विवरण है, कोई खाता नहीं होता है। क्लियर है? जब भी कोई आपसे वित्तीय विवरण की बात कर रहा है 3 खातों की बात कर रहा है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वित्तीय विवरण की विशेषताएं।
तो वित्तीय विवरण की विशेषता या प्रकृति निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है बेटा वित्तीय विवरण की विशेषताएं। नंबर 1 लिखा हुआ है बेटा, यहां पर हमारा नंबर 1 आता है मौद्रिक आंकड़ों को दर्शाना। तो ये पॉइंट तो बेटा सबको क्लियर है, ये पूरी अकाउंटिंग का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय विवरण में केवल उन्हीं सौदों का लेखा करते हैं जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। ऐसे सौदे जिन्हें मुद्रा के रूप में नहीं मापा जाता उनका लेखा वित्तीय विवरण में नहीं किया जाता। दूसरा निश्चित अवधि, वित्तीय विवरण तैयार करने की एक निश्चित अवधि होती है जो कब से प्रारंभ होती है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, वित्तीय वर्ष कहते हैं। तीसरा अंतिम परिणाम, वित्तीय विवरण व्यवसाय के अंतिम परिणाम दर्शाते हैं। अंतिम परिणाम मतलब फाइनल रिजल्ट कि एंड ऑफ द ईयर बिजनेस में सकल लाभ हानि हुआ, शुद्ध लाभ हानि हुआ या व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है। अनिवार्यता, वित्तीय विवरण प्रत्येक कंपनी के लिए बनाना क्या होता है बेटा, अनिवार्य होता है, चाहे कंपनियों को लाभ हो और चाहे हानि हो, क्योंकि गवर्नमेंट इसी के बेसिस पर टैक्स का डिटर्मिनेशन करती है, कर का निर्धारण करती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है बेटा इसी चैप्टर का, वित्तीय विवरण के उद्देश्य। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम वित्तीय विवरण बनाते क्यों हैं, तो वित्तीय विवरण हम क्यों बनाते हैं। अभी बताया था हमने, वित्तीय अगर हमें व्यापार का सकल लाभ हानि ज्ञात करना है, शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करना है, वित्तीय स्थिति ज्ञात करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, बजट बनाना है, निर्णय लेना है, तो इन सब के लिए हम बेटा क्या बनाते हैं, वित्तीय विवरण बनाते हैं। दरअसल वित्तीय विवरण कंपनी के अकाउंट्स का एक कंप्लीट सारांश है, समरी है, पूरी की पूरी कुंडली है ये व्यवसाय की, ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। तो वित्तीय विवरण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला, लाभ अर्जन क्षमता का ज्ञान, वित्तीय स्थिति का ज्ञान, तुलनात्मक अध्ययन, बजट बनाने में सहायक। तो वित्तीय विवरण का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय की लाभ अर्जन क्षमता को ज्ञात करना होता है कि एक निश्चित अवधि में व्यवसाय कितना लाभ अर्जित कर सकता है। दूसरा, वित्तीय स्थिति का ज्ञान, वित्तीय विवरण की सहायता से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता चल जाता है, अर्थात व्यवसाय में संपत्ति एवं दायित्वों की क्या स्थिति है। तुलनात्मक अध्ययन, वित्तीय विवरण की सहायता से 2 वित्तीय वर्ष की स्थिति विवरण की आपस में तुलना की जा सकती है और उसके आधार पर हम महत्वपूर्ण निर्णय और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बजट बनाने में सहायक, जब भविष्य के लिए कंपनी बजट बनाती है कि एक फ्यूचर में कितना पैसा उसके पास कहाँ से आएगा और कितना पैसा यानी कि इन्वेस्टमेंट उसे कहाँ पर लगाना है, तो ये जो बजट प्रिपेयर्ड होता है बेटा कंपनी का, वो भी किसके बेसिस पर प्रिपेयर्ड होता है, फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय विवरण के आधार पर। तो और भी पॉइंट हो सकते हैं वित्तीय विवरण के उद्देश्य, जैसे शुद्ध लाभ हानि का पता लगाना, संपत्ति दायित्वों का पता लगाना, निर्णय लेना, ये सब बेटा क्या है, इसके उद्देश्य हैं। अब अपन बात करते हैं वित्तीय विवरणों के, एक अच्छे वित्तीय विवरण के लक्षण। एक अच्छा वित्तीय विवरण कैसा होता है, तो एक सरलता, एक अच्छा वित्तीय विवरण कैसा होता है, उसमें सरलता होनी चाहिए, तुलनात्मकता, पूर्णता और पारदर्शिता। देखिए वित्तीय विवरण तो सभी बनाते हैं, ये हमसे पूछ रहा है अच्छे वित्तीय विवरण के गुण या अच्छे वित्तीय विवरण के तत्व क्या होते हैं, मतलब एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही है जिसमें ये सारे गुण होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है, एक अच्छा वित्तीय विवरण सरल एवं समझने योग्य होना चाहिए। दूसरा, तुलनात्मकता, एक अच्छा वित्तीय विवरण ऐसे होना चाहिए जिससे 2 वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की तुलना की जा सके, यानी कि 2 वित्तीय विवरणों को आपस में तुलना करके उनका विश्लेषण किया जा सके। तीसरा, पूर्णता, एक अच्छा वित्तीय विवरण सदैव पूर्ण होने चाहिए, इसमें कोई भी जानकारी छिपी नहीं होनी चाहिए। लास्ट हमारा आता है बेटा पारदर्शिता। एक अच्छा वित्तीय विवरण में सभी जानकारियां सही एवं स्पष्ट होनी चाहिए, कोई भी जानकारी छिपी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कभी कभी कंपनी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ जानकारियां वित्तीय विवरण में नहीं दर्शाती, यानी कि उसमें पारदर्शिता का अभाव हो जाता है। जबकि एक अच्छा वित्तीय विवरण कैसा होना चाहिए बेटा, पारदर्शी होना चाहिए, उसमें कोई भी जानकारी गोपनीय नहीं रखनी चाहिए, ईमानदारी से सभी जानकारियां वित्तीय विवरण में दर्शानी
चाहिए। तो ये हो गया बेटा हमारा अच्छे वित्तीय विवरण के गुण, तत्व या फिर उसकी विशेषताएं। एक अच्छा वित्तीय विवरण सरल होना चाहिए, एक अच्छा वित्तीय विवरण में तुलनात्मकता होनी चाहिए, एक अच्छा वित्तीय विवरण पूर्ण होना चाहिए और अच्छा वित्तीय विवरण में पारदर्शिता होना चाहिए। और भी पॉइंट हो सकता है बेटा समयबद्धता। एक अच्छा वित्तीय विवरण में समयबद्धता भी होनी चाहिए, मतलब जिस समय ये बनाया जाता है 31 मार्च को, उसी समय बना होना चाहिए और उसी समय प्रस्तुत होना चाहिए। इसमें ये समयबद्धता होनी अनिवार्य है अगर वो अच्छा वित्तीय विवरण है। पता चल रहा है 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है और हम वित्तीय विवरण बना रहे हैं 2-3 महीने बाद, तो ये एक अच्छा वित्तीय विवरण नहीं होगा। तो समयबद्धता भी एक अच्छे वित्तीय विवरण का गुण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा वित्तीय विवरण के महत्व या लाभ। तो देखिएगा बेटा, वित्तीय विवरण के विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ता होते हैं। कौन होते हैं बेटा? उपयोगकर्ता, जिन्हें हम कहते हैं यूजर। कुछ होते हैं बाहरी उपयोगकर्ता और कुछ होते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता। तो सभी उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरण का अलग अलग महत्व होता है अपने हिसाब से। कर्मचारियों के लिए अलग अपना महत्व है, अंशधारियों के लिए अलग महत्व है, विनियोजकों के लिए अलग महत्व है, सरकार के लिए अपना महत्व है, ऋण पत्रधारियों के लिए अपना एक महत्व है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है अंशधारियों के लिए महत्व। अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। वित्तीय विवरण से अंशधारियों को व्यवसाय की लाभ अर्जन क्षमता के बारे में पता चल जाता है, जिससे वह विनियोग संबंधी निर्णय ले सकते हैं। सब जानते हैं बेटा अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं जो कंपनी के अंश खरीदते हैं और जिन्हें अंशों के बदले में लाभांश मिलता है। जब एक अंशधारी किसी कंपनी के अंश खरीदता है तो पहले वो कंपनी के वित्तीय विवरण देखता है कि कंपनी की लाभ अर्जन क्षमता क्या है, क्या कंपनी लाभ कमा सकेगी या नहीं कमा सकेगी। इसके आधार पर ही वह कंपनी में विनियोग संबंधी निर्णय लेता है। तो ये महत्व किसके लिए हो गया बेटा? अंशधारी के लिए। दूसरा हो गया ऋण पत्रधारी के लिए महत्व। ऋण पत्रधारी बेटा हम सब जानते हैं लेनदार होते हैं कंपनी के ऋणदाता, जिन्होंने कंपनी को ऋण दिया है, उधार पैसा दिया है। अब कोई भी व्यक्ति उसी कंपनी को पैसा उधार देगा जिस कंपनी की शोधन क्षमता अच्छी हो, मतलब जिस कंपनी की दीर्घकालीन दायित्वों की चुकाने की क्षमता अच्छी हो। अब कंपनी अपने दीर्घकालीन दायित्वों को चुका पाएगी नहीं चुका पाएगी, कंपनी की शोधन क्षमता क्या है, इसका पता बेटा कहाँ से चलेगा? कंपनी के वित्तीय विवरण से, जिसके आधार पर ऋण पत्रधारी यह निर्णय लेंगे कि कंपनी को ऋण दिया जाए या ना दिया जाए। लिखा है प्रत्येक ऋण पत्रधारी कंपनी के दिए गए ऋण की वापसी के लिए सुरक्षित रहना चाहता है। वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता दर्शाता है, जिससे यह पता चल जाता है कि कंपनी के ऋण पत्रधारियों के ऋण का भुगतान कर पाएगी या नहीं। विनियोजकों के लिए वही मैटर है बेटा। विनियोजकों को कंपनी की वित्तीय स्थिति का पता चल जाता है, उन्हें यह पता चल जाता है कि वो जो पूंजी लगा रहे हैं वो पूंजी उनकी सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। कंपनी ने जो लाभांश अर्जित किया है वो शुद्ध लाभ कितना था, कहीं कोई कंपनी झूठ तो नहीं बोल रही। तो इससे किसको पता चल जाता है बेटा? विनियोजकों को कंपनी के शुद्ध लाभांश का भी पता चल जाता है और वित्तीय स्थिति का भी पता चल जाता है, जिसके आधार पर विनियोजक यह पता लगाते हैं कि कंपनी में यह निर्णय लेते हैं कि कंपनी में पैसा विनियोग करना है या फिर नहीं करना है। कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों का आर्थिक और गैर अनार्थिक हित बेटा कंपनी के हित पर निर्भर करता है। अगर कंपनी को लाभ होगा तो ही कर्मचारियों को वेतन बोनस में वृद्धि होगी, और अगर कंपनी को हानि हो गई तो कर्मचारियों के वेतन और बोनस में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो कर्मचारी वित्तीय विवरण देखकर यह निर्णय लेते हैं कि उन्हें वेतन वृद्धि और बोनस वृद्धि या बोनस की मांग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर कंपनी के वित्तीय विवरण लाभ अच्छा दर्शा रहे हैं, वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, तो कर्मचारियों के वेतन और बोनस में वृद्धि आसानी से की जा सकती है। सरकार के लिए महत्व। सरकार हमसे विभिन्न प्रकार के कर वसूलती है, जिनमें से 2 प्रकार के कर विशेष रूप से वसूले जाते हैं। एक आय कर जो कि शुद्ध लाभ पर वसूला जाता है, और अप्रत्यक्ष कर जो कि वस्तु और सेवाओं पर वसूला जाता है।
और सरकार विभिन्न प्रकार की वित्तीय नीतियां भी बनाती है। तो विभिन्न प्रकार के करों का निर्धारण सरकार बेटा किसके आधार पर करती है? कंपनी के वित्तीय विवरण के आधार पर। तो ये क्या हो गया बेटा? कंपनी के वित्तीय विवरण के महत्व हो गए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा इस चैप्टर का, वित्तीय विवरण की सीमाएं। सीमाएं मतलब जो वित्तीय विवरण नहीं कर सकते या नहीं दर्शाते। तो निम्नलिखित वित्तीय विवरण की सीमाएं, पहला पॉइंट, केवल मौद्रिक सूचनाओं को सम्मिलित करना या आंकड़ों को सम्मिलित करना। तो वित्तीय विवरण की ये सबसे बड़ी बेटा सीमा है कि इसमें हम केवल मौद्रिक सौदों को लिखते हैं, गैर मौद्रिक सौदों का लेखा नहीं किया जाता। गैर मौद्रिक सौदे जैसे मैनेजर का स्किल व्यवसाय को प्रभावित तो करता है, लेकिन फिर भी इसकी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं की जाती। तो ये इसकी क्या हो गई बेटा? सीमा। सीधी सी हम बात कहें तो वित्तीय विवरण केवल गणनात्मक यानी कि संख्यात्मक परिणाम दर्शाता है, गुणात्मक परिणाम नहीं दर्शाता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सीमा का भूतकालीन घटनाओं पर आधारित। बेटा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल को और वित्तीय वर्ष समाप्त होता है 31 मार्च को। यानी कि अगर हमें वित्तीय वर्ष के मध्य में कभी वर्तमान स्थिति जानना हो तो वित्तीय विवरण दर्शा ही नहीं सकता। तो वित्तीय विवरण किस पर आधारित होता है बेटा? भूतकालीन घटनाओं पर आधारित होता है। ये प्रेजेंट कंडीशन को डिस्क्लोज नहीं करता। सीमित क्षेत्र, वित्तीय विवरण का क्षेत्र सीमित है क्योंकि यह छोटे व्यवसायियों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता। तो ये वित्तीय विवरण की बेटा सीमाएं हो गई। अगर आपको एक और पॉइंट लिखना है तो यहाँ भी लिख सकते हैं, मूल्य परिवर्तन को ना दर्शाना। मूल्य परिवर्तन को ना दर्शाना क्या होता है बेटा? वित्तीय विवरण में कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं, चिट्ठे में हम कुछ ऐसी संपत्तियां लिखते हैं जिन्हें हम ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शा देते हैं। ऐतिहासिक मूल्य पर वास्तव में उतना मूल्य संपत्तियों का है नहीं, उनके मूल्य में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, लेकिन फिर भी हम उसी मूल्य पर दर्शा रहे हैं जो मूल पुस्तक था। तो ये भी वित्तीय विवरण की एक सीमा है। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल को हमने एक मशीन 10 लाख रुपए की खरीदी और बाजार मूल्य में परिवर्तन हो जाता है और मशीन का मूल्य हो जाता है 8 लाख और हम उस चिट्ठी में उसे दर्शा देते हैं कितना बेटा? 10 लाख। यानी कि वित्तीय विवरण ने मूल्य परिवर्तन को नहीं दर्शाया, जबकि वास्तविक कीमत मशीन की अब कितनी हो गई? 8 लाख। तो ये वित्तीय विवरण की बेटा क्या है? सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है प्रावधान यानी कि आयोजन एवं संचय में अंतर। अब प्रावधान क्या होता है और संचय क्या होता है 11th में ये भी बेटा आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपको बता दें। भविष्य की अनिश्चितताओं और आकस्मिक दायित्व और हानियों से निपटने के लिए पूंजीगत लाभों में से हम जो धनराशि बचा के रखते हैं बेटा वो क्या होता है हमारा? यस, प्रावधान होता है। याद रखना, प्रत्येक कंपनी के लिए प्रावधान बनाना अनिवार्य होता है। संचय क्या है? संचय भी बेटा वही है, लाभों में से प्रत्येक वर्ष कंपनी को जो लाभ होता है उसमें से जो हिस्सा बचा के रखा जाता है भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए, वो बेटा क्या कहलाता है? संचय। आप सोच रहे होंगे सर दोनों एक जैसे हैं, इनमें अंतर क्या है? तो बेटा बहुत बड़ा अंतर है। जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई धनराशि बचा के रखी जाए तो बेटा वो क्या कहलाता है? प्रावधान। क्या कहलाता है? प्रावधान। और जब किसी सामान्य उद्देश्य के लिए कोई धनराशि बचा के रखी जाए तो बेटा उसे क्या कहते हैं? संचय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक कंपनी ने 10,000 रुपये अपने पूंजीगत लाभ में से कुछ धनराशि 10,000 रुपये भविष्य में कर चुकाने के लिए रख ली। क्या चुकाने के लिए बेटा? कर चुकाने के लिए। तो ये हो गया बेटा कर प्रावधान। क्या हो गया बेटा? कर प्रावधान। तो ये पैसा जो हमने रखा है बेटा ये निश्चित उद्देश्य के लिए रखा है और उद्देश्य क्या चुकाने के लिए? कर चुकाने के लिए। तो ये बेटा क्या हो गया? प्रावधान हो गया। कंपनी ने 10,000 रुपये लाभ में से बचा के तो रखे, लेकिन ये नहीं बताया कि किस काम के लिए रखे हैं। तो ये बेटा क्या हो गया? संचय।
अब जिस काम के लिए प्रावधान रखा है उसका प्रयोग केवल उसी काम के लिए कर सकते हैं, जबकि संचय का प्रयोग किसी भी काम के लिए किया जा सकता है। अब इनमें अंतर हम क्लियर कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप लिख सकते हैं बेटा उद्देश्य। क्या लिख सकते हैं बेटा? उद्देश्य। यहां पर लिखा हुआ थर्ड पॉइंट, सॉरी। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं अनिवार्यता। प्रावधान का निर्माण प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य होता है, संचय का निर्माण अनिवार्य नहीं होता, यानी कि ये क्या है बेटा? ऐच्छिक है। ध्यान रखना, एग्जाम में अगर पूछ ले प्रावधान का निर्माण करना क्या कंपनी के लिए अनिवार्य है, तो बेटा अनिवार्य है। दूसरा विनियोग। प्रावधान का प्रयोग केवल उसी कार्य के लिए कर सकते हैं जिसके लिए इसे रखा गया है, इसलिए हम इसका बाहरी विनियोग नहीं कर सकते, जबकि इसका बाहरी विनियोग कर सकते हैं। यानी कि पैसा हमारे पास रखा है तो हम कहीं इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते अगर प्रावधान है तो, चाहे उसका प्रयोग हो या प्रयोग ना हो। उद्देश्य। प्रावधान विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जबकि संचय बेटा सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। एग्जाम में अगर पूछ ले कि लाभों में से बचाई गई वह धनराशि जो विशेष उद्देश्य के लिए रखी जाती है क्या कहलाती है, तो प्रावधान कहलाती है। क्या प्रावधान का बाहरी विनियोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा बेटा प्रावधान और संचय में अंतर। एक पॉइंट और आप देख लीजिएगा, एग्जाम में अगर पूछ ले तो लेखा। तो बेटा प्रावधान भी हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं और संचय भी डेबिट पक्ष में लिखते हैं। कौन से पक्ष में? डेबिट पक्ष में। तो सर फिर अंतर कहाँ हुआ? ध्यान रखना है बेटा, प्रावधान हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। कौन से खाते में बेटा? लाभ हानि खाते में। और संचय हम लाभ हानि समायोजन खाते में। कहाँ पर? लाभ हानि समायोजन खाते में। कहाँ पर? लाभ हानि समायोजन खाते में। तो ये बेटा अंतर हो गया हमारा प्रावधान और संचय में। लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है संपत्ति चिट्ठा जब हम बनाते हैं, यानी कि स्थिति विवरण या फिर क्या बेटा चिट्ठा, तो इसमें हम दो प्रकार की मदें लिखते हैं। एक पक्ष होता है हमारा बायां पक्ष, वो होता है समता एवं दायित्व पक्ष की मदें, और दाएं पक्ष में होती है संपत्ति पक्ष की मदें। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि दायित्व पक्ष की 5 मदों को समझाइए या दायित्व पक्ष में लिखी जाने वाली मदों को समझाइए, तो ये वो मदें हैं बेटा जो दायित्व पक्ष में लिखी जाती हैं। समता एवं दायित्व में सबसे पहले अंशधारियों का कोष, इसमें शामिल होता है अंश पूंजी और संचितियां एवं अधिक। इसमें हम दीर्घकालीन ऋण भी लिखते हैं, अन्य दीर्घकालीन दायित्व भी लिखते हैं, और फिर चालू दायित्व लिखते हैं। इसमें हम अल्पकालीन ऋण लिखते हैं। यानी कि 3 चीजें लिखते हैं। पहला अंशधारियों का कोष, गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व। ये किस में लिखते हैं बेटा? समता एवं दायित्व पक्ष में। फिर ऐसे ही संपत्ति पक्ष की मदें आती हैं बेटा, 11th में आप पढ़ चुके हैं। संपत्ति हमारी जर्नली कितने प्रकार से मापी जाती, लिखी जाती है चिट्ठे में? 2 प्रकार से, एक गैर चालू संपत्ति और एक चालू संपत्ति। गैर चालू संपत्ति मतलब स्थायी संपत्ति, 11th में आप पढ़ चुके हैं, ये ज़्यादा पढ़ाने की आपको आवश्यकता नहीं है। गैर चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति 2 प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त। जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है वो मूर्त हैं, जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता वो अमूर्त हैं। भूमि, भवन, फर्नीचर मूर्त स्थायी संपत्ति हैं। ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये बेटा हमारी अमूर्त स्थायी संपत्ति हैं। तो यहाँ पर लिखी हुई है ये अमूर्त संपत्ति और ये मूर्त संपत्ति। चालू संपत्तियां सभी जानती हैं, ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम अल्पकाल में रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं, चालू संपत्ति होती हैं। रोकड़, बैंक, देनदार, प्राप्त बिल, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, स्टॉक, ये सब बेटा हमारी क्या है? चालू संपत्तियां हैं। तो ये हमारा बेटा चैप्टर हो गया, कंपनी के वित्तीय विवरण कंप्लीट हो गया है। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद।